नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। शरजील इमाम, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है, अब उस पर कोर्ट ने देशद्रोह, यूएपीए समेत कई अन्य धाराओं लगाने का आदेश दिया है। और ये धाराएं एनटीसीए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी। और शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे। और शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले भूभाग को काटने की बात कही थी। शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था और इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर भी हुए थे। और शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। और शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की। और बिहार का जहानाबाद जिला शरजील इमाम का मूल निवास है। और शरजील के माता पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसके तहत वीडियो वैन के किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर पाबंदी लगाई गई है। और आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी कर राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। और कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए चुनाव आयोग ने रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हालांकि आयोग ने शनिवार को खुली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अधिकतम 500 दर्शकों की मौजूदगी में वीडियो वैन के जरिए प्रचार करने की इजाजत दी थी। और पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है। और इनके जरिए किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा। और अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा। और चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसा खर्चों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आयोग ने आगे कहा कि वीडियो वैन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही प्रचार कर सकेंगे। और रैलियों और रोड शो के आयोजनों में इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 प्रचारक स्टारकों की लिस्ट जारी कर दी है। और वहीं पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और अन्य प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। और वहीं उधर कांग्रेस पार्टी भर्ती विधान जारी करने के बाद रविवार से बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर पिछली सरकारों के साथ उनके अनुभवों को साझा करने के लिए स्पीक अप अभियान शुरू किया है। और ये दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरियां की गारंटी होगी, जिनमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे। यूपी के हरदोई में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडीला सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरकवांसी को सपा और सुबासपा के गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया। और उन्होंने यहां स्वतंत्र देव को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है और कहा कि इस वक्त चुनाव के समय स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़ों की याद आ रही है और धर्म के चश्मे पर बयान भी दिए जा रहे हैं। और अभी तक पिछड़ों का जो अपमान होता रहा है उस पर स्वतंत्र देव कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर उस समय बोल देते तो योगी आदित्यनाथ उनकी जीभ काट देते। और वहीं सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसका सेंटर नागपुर है। और उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित लोग बीजेपी के लोडर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं तो गांव से उन्हें भगाए जाते हैं और आज गांव में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि जनता सुबह सोकर उठती है तो अपने भगवान को याद करती है, लेकिन योगी सुबह 5:30 बजे अखिलेश को याद करके ट्वीट करते हैं।
और राजभर ने कहा कि योगी को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर अपने गिरेबान में झांके, हाथरस में कांड हुआ था और तमाम ऐसे मामले हैं जो अनुराग ठाकुर को दिखाई नहीं दे रहे। और वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपराध बोध से ग्रसित है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही, वरना बीजेपी के लोग माफी मांगने वाले सावरकर को मानने वाले। और गहलोत ने कहा कि हमने सुना है कि सावरकर छुपकर अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती करते थे और ऐसे लोगों का जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं गांधी, नेहरू और सुभाष के बीच लड़ाई की बातें फैलाने का काम करते हैं। और नेताजी की मूर्ति लगाने को लेकर गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया कि मूर्ति लगाने से कोई दिल से सुभाष चंद्र बोस को नहीं अपना सकता है और सुभाष ने ही गांधी को महात्मा कहा था और नेहरू जी ने उनको सम्मान देने के लिए उनके नारे जय हिंद को अपनाया था। और आज भी हर कांग्रेसी जय हिंद कहकर भाषण खत्म करता है और ये लोग तो संघ भवन का देश का तिरंगा भी लगाते हैं और ये गांधी जी को पसंद नहीं करते थे और अब उन्हें अपनाने लगे। और वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि देश में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस से नहीं जीत सकते। ये लोग देश को बांटने और लोगों को आपस में लड़ाने में लगे। और उधर गहलोत के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि अशोक गहलोत के लिए सुभाष चंद्र बोस के दिल में कितना सम्मान हुआ है, इसका खुलासा हो गया। और उनकी जयंती पर भी गहलोत ने सुभाष चंद्र बोस के लिए 2 लाइन नहीं बोल पाए और सुभाष चंद्र बोस देश के लिए योगदान पर बोलने के बजाय राजनीति हो करते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत धारदेई में हुआ सड़क हादसा हुआ है और वहीं आपको बता दें कि जहां बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार बाइक पामगढ़ से और कैप्सूल शिवनी नारायण के तरफ से आ रहा था, जहां कैप्सूल ने बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बाइक सीधा सड़क किनारे जा गिरी और वहीं बाइक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं बाइक में एक पुरुष और एक महिला सहित एक मासूम छोटा बच्चा भी सवार था, जहां मृतक युवक का नाम ओमबेश्वर भैना और उम्र 25 साल और मृतम महिला का नाम गिरधी भैना उम्र जिसकी 45 साल और वहीं मासूम बच्चे का नाम रामेश्वर भैना जिसकी उम्र 12 साल निवासी रिंगनी का बताया जा रहा है। और जहां कैप्सूल बाइक सवार 3 लोगों को कुचलते हुए भागने की फिराक में आगे चलकर एक साइकिल सवार और एक स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया और वहीं पामगढ़ थाने में कैप्सूल को पकड़ लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती चली आ रही है और वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है और उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा और जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। और राकेश टिकैत ने यह बयान अलीगढ़ में दिया और वो यहां पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा और सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। और वहीं राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है और ये सब होशियार हैं और अपना काम कर लेंगे। और यूपी में अगली सरकार के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें क्या पता कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है और हमें गठबंधन के बारे में नहीं पता, किसान गठबंधन है। और वहीं 31 तारीख को हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है और हम लोग मैदान में हैं। और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी से आए अजय मिश्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ जाति और धर्म पर वोट मांगी जाती है और जब तक प्रदेश जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम में बढ़ता रहेगा विकास नहीं कर सकता। और यहाँ से शासनिक की सड़क देखकर वोट देना कि किसको वोट देना है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है और वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और वहीं साड़ू प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोमवार को बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है। और वहीं यूपी की जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष राय ने सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं सुभाष राय ने कहा कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में सुभाष राय को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। स्वतंत्र देव ने सुभाष राय को बीजेपी को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका बीजेपी में स्वागत किया। और स्वतंत्र देव ने कहा कि सुभाष राय पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। वो डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे और ये उनकी घर वापसी है। और यूपी में जिस तरह से कानून का राज चल रहा है और राष्ट्रवाद की बात चल रही है, उसे देखते हुए वो पार्टी में शामिल हुए हैं। आतंकी को पनाह देने के आरोपी 4 युवक को जेल भेज दिया गया और अब चारों युवकों से जुड़े अन्य लोगों को तलाशने में एसटीएफ और पुलिस टीम जुट गई है, जिनके माध्यम से आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही। और वहीं पठानकोट के आर्मी कैंट पर नवंबर 2021 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने बीती 10 जनवरी को 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनसे पंजाब पुलिस ने 6 हैंड ग्रेनेड, 9 पिस्तल, 1 राइफल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद किए थे। और पंजाब पुलिस के डीजीपी डीके भावरा ने आर्मी कैंट पठानकोट पर हुए हमले का खुलासा करते हुए बताया था कि इसमें इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 6 गुर्गों को पंजाब के नवा शहर से पकड़ा गया और इन सभी आतंकियों को पाकिस्तान में बैठा फेडरेशन का हेड लखबीर रोडे संचालित कर रहा था। और डीजीपी भावरा के अनुसार युवकों से पूछताछ में आतंकी हमले की बात भी सामने आई और इस हमले में गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह भिखारीवाल और सुखप्रीत सिंह और सुख के भी शामिल होने का खुलासा हुआ, जिसमें ये दोनों गैंगस्टर अभी फरार हैं।